वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 में टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको किस तरीके से हम इजी फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी अ ह्यूमन बेबी इज बोर्न विद एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स। हमें दो इम्यूनिटी के नाम्स बताने हैं जिससे ह्यूमन बेबी का बॉर्न होता है। मीन्स वो इम्यूनिटी जो होती है उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दो इम्यूनिटी होती है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक क्या होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होता है, आइज में टीयर प्रेजेंट होता है और PMN प्रेजेंट होता है, WBC प्रेजेंट होता है, RBC प्रेजेंट होता है, नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट होता है। ये सब क्या है? ये सब बॉडी में बेबी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है, बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी, जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती। अब हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाहर से चाहिए, मीन्स एक्वायर्ड, उसकी जरूरत है। कोई भी पैथोजन जब फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। वही पैथोजन फिर सेकेंड टाइम जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो बाहर से जब कोई भी इम्यूनिटी ली जाती है तो उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये हो गया इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू। हमें इन सीटू और एक्स सीटू के बीच में क्या बताना? डिफरेंशिएशन बताना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है जैसे कोई स्पीसीज जहाँ पे पर्टिकुलर सर्वाइव कर रही है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना, मीन्स मतलब कोई भी उसकी डेथ ना हो जाए या प्रीडेटर से उसको बचा के रखना, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। मीन्स जहाँ पे स्पीसीज है उसे कहीं और लेके जाके नहीं, जहाँ पे वो ऑलरेडी उसकी लोकेशन है, जहाँ पे उसका हैबिटेट है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है स्पीसीज को बचा के रखना, कहीं और लेके जाके रखना, मीन्स उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ हाउस बनाना, या स्पेशल, या जो स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं या जो खत्म होने वाली हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको बचा के रखना, उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो स्पीसीज खत्म हो चुकी है या जो खत्म होने वाली हैं ऐसी स्पीसीज को प्रिवेंट करना, उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी स्पीसीज है उसको उसी के हैबिटेट पे, उसको उसी की लोकेशन पे प्रिवेंट करके रखना, बचाना, कंजर्वेशन करके रखना, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन दोनों का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज टोबैको स्मोकिंग एसोसिएटेड विद अ राइज इन अ ब्लड प्रेशर एंड एम्फाइसीमा। अगर जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी, उनका ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है और उन्हें जो है एम्फाइसीमा क्यों हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्यों हो जाती है उनकी बॉडी में, हमें उसका एक्सप्लेन करना है। जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं उस टोबैको की स्मोक में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, वो मोर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो ऑक्सीजन को इतनी जल्दी बाइंड नहीं करता जितनी जल्दी वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करता है। तो जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी में जो है क्या होता है, ये जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है ये जल्दी बाइंड कर पाता, ऑक्सीजन उतनी जल्दी बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो भी पर्सन टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो उसे कहते हैं हीमो बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमो बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हीमो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं। The next question is, explain the contribution of Thermus acutus in the amplification of gene of interest. थर्मस एक्यूटस का जो यूज़ किया जाता है जीन के एम्प्लीफिकेशन में जब जीन की मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है तो थर्मस एक्यूटस का यूज़ किया जाता है। तो हमें इसका इम्पोर्टेंस बताना है।
थर्मस एक्विटस इल्ड अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये थर्मस एक्विटस का यूज इसलिए किया जाता है, ये जब डीएनए की पॉलीमरेशन की जाती है, मतलब जब पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है, उस समय ये क्या करता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है ताकि जो है डीएनए का अच्छे से एम्प्लीफिकेशन हो सके। इट कैन बी withstand द हाई टेम्परेचर यूज फॉर अ डीनेचुरेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जो पीसीआर में डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है उसमें थर्मस एक्विटस का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है ताकि जो है डीएनए की अच्छे से डीएनए सेपरेट हो सके, मीन्स उसका अच्छे से एम्प्लीफिकेशन हो सके। किस समय, ड्यूरिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के समय। एंड हेंस कैन बी यूज फॉर रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, ताकि डीएनए का चाहे जब मन करे तो उसका हम एम्प्लीफिकेशन करा सकते, बार बार उसका एम्प्लीफिकेशन करा सकते। इस तरीके से इसीलिए थर्मस एक्विटस का यूज किया जाता है, किसमें, पीसीआर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट के नाम बताने हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बस इसका नाम ही बताना था। क्या क्या, एक होता है जेनेटिक, दूसरा स्पीसीज, तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सेक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है और ये किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है या जिस पेड़ पौधों की पूजा पाठ की जाती है। वैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, उसको कनेक्ट कर दिया गया था गॉड से, मीन्स भगवान से, जिससे क्या होता है, पर्सन जो है उसकी कटिंग नहीं करते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनको कनेक्ट कर दिया गया था, किससे, पूजा से कनेक्ट कर दिया गया था, जिससे जो है पर्सन उस पेड़ों की कटिंग नहीं करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनको इस तरीके से क्या किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, जहाँ पे जिस पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। अब ये किस तरीके से कंजर्वेशन में हेल्प करता है, कंजर्वेशन में ऐसे हेल्प करता है कि इसकी कभी कोई कटिंग नहीं करता है। जब वो कटिंग नहीं की जाती तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पेड़ों को हम कंजर्व कर सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीसीज लॉस इन अ जियोग्राफिकल रीजन। मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से जियोग्राफिकल रीजन में स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। सबसे पहला कॉज है हैबिटेट लॉस। स्पीसीज की हैबिटेट को क्या कर दिया जा रहा है, लॉस कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ज्यादा ही यूज करना। ह्यूमन बीइंग सब कुछ प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं, बट प्लांट को उसकी जगह पे कुछ देते नहीं है, तो क्या करें, पूरी चीज स्पीसीज ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट से, सब कुछ जितने भी प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है सब कुछ ऑब्टेन कर रहे हैं, बट उसकी जगह प्लांट को कोई भी चीज दिया नहीं जाता है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसके बाद है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, मीन्स जहाँ पे कोई स्पीसीज पहले से सर्वाइव कर रही है, अगर हम बाहर से कोई स्पीसीज वहाँ पे लाके उसको भी कह दे कि तुम्हें भी यहीं पे सर्वाइव करना है, तो वो स्पीसीज जो पहले से वहाँ पे रह रही है उसकी हैबिटेट में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा, जिसकी वजह से वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जो पहले बाहर से हमने कोई स्पीसीज ला के डाली है वो भी स्पीसीज वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो 3 रीजन है जिसकी वजह से पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी क्या है वो लॉस होती जा रही है। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ इच। कुछ टर्म्स है उनको डिफाइन करना है, साथ साथ में उसका एक एक एग्जांपल लिखना है। सबसे पहला है कमेंसलिज्म। इन दिस इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिट। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरे स्पीसीज को ना तो उससे हार्म होता है ना तो उससे उसको कोई बेनिफिट होता है। ऐसे एग्जांपल में सी एनिमल्स के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, स्टिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, मींस पॉइजनस टेंटिकल प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर क्लोन फिश सर्वाइव करती है। उसके ऊपर कौन सर्वाइव करा, क्लोन फिश। क्लोन फिश को तो बेनिफिट ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्लोन फिश के ऊपर अगर कोई प्रीडेटर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो जो सी एनिमल्स के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको
प्रोटेक्ट कर लेगा। तो क्लोन फिश को बेनिफिट तो मिल रहा है, बट सी एनिमोन को ना तो उस क्लोन फिश से कोई बेनिफिट मिलेगा, ना तो उस क्लोन फिश उसको कोई हार्म पहुंचाएगी। इसमें क्या हो रहा है, एक स्पीसीज को बेनिफिटेड हो रहा है, दूसरे स्पीसीज को ना तो उस स्पीसीज को कोई बेनिफिट होगा, ना तो उस स्पीसीज से उसको कोई हार्म होगा। देन नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। इस इंट्रैक्शन में क्या होता है, एक स्पीसीज बेनिफिट होगा, दूसरा स्पीसीज हार्म्ड होगा। एग्जाम्पल में जैसे लाइस ऑन द ह्यूमन बींग, जैसे बालों में जो जू पड़ जाते हैं उसमें ये जो लाइस बालों में हो जाते हैं हेयर्स में, उसको क्या होगा, उसको तो बेनिफिट मिलेगा ह्यूमन बींग से, उसको सब कुछ प्रोवाइड मिलेगा, सारे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी। बट ह्यूमन बींग क्या हो रहा है, उससे उसको बहुत ज़्यादा हार्म्ड होगा। इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे स्पीसीज को क्या होगा, हार्म्ड होगा। The next is camouflage. Some species can change their body color to protect themselves from predator. कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी प्रीडेटर उन पे अटैक करने की कोशिश करता है तो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते, जिससे वो उस प्रीडेटर से क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, और फ्रॉग के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे वो फ्रॉग अगर ग्रास में है तो वो क्या कर लेता है, अपनी बॉडी को ग्रीन कलर का कर लेता है। अगर कोई भी इंसेक्ट है वो जहाँ पे है, मीन्स जिस इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट का जो कलर है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी का कलर भी चेंज कर लेता है, जिससे वो प्रीडेटर से प्रोटेक्ट रहता है। इसे कहते हैं कैमोफ्लेक्स। द नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसपे दोनों स्पीसीज को पूरी तरीके से बेनिफिट होता है। जैसे प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप हो गया। प्लांट एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि एनिमल क्या करता है, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है, तो उसके ऊपर टोटली प्लांट डिपेंडेंट है। और एनिमल प्लांट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ देयर फूड, फूड के पर्पस के लिए वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन थेरेपी। Illustrate using the example of adenosine deaminase deficiency. जीन थेरेपी क्या होता है, पहले तो पार्ट में ये पूछा गया कि क्या होता है उसे बताना। उसके बाद ये जो एडेनोसिन डीअमाइनेज की डिफिशियंसी दी गई है बुक में, ये क्या है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जीन थेरेपी का मतलब होता है जब बॉडी में कोई भी जीन जो है डिफेक्टिव हो गई, तो बाहर से कोई भी जीन को कलेक्ट करना और उसको बाहर से बॉडी के अंदर उस जीन को इंजेक्ट कराना, इंट्रोड्यूस कराना, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो गई है तो उसकी जगह पे उसी के जीन को, मीन्स उस तरीके के जीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराना, इंट्रोड्यूस कराना, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। अब ये एडीए एंजाइम क्या है, ये एडीए डिफिशियंसी क्या है। एडीए डिफिशियंसी एक 4 साल की बच्ची थी, 1990 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, देखा गया था उस बच्ची के अंदर एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी थी। ये एंजाइम किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होता है। जब उस बच्ची के अंदर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो वो बच्ची जो थी उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक था। अगर उसको किसी पर्सन के कांटेक्ट में ला दे तो उस बच्चे की डेथ भी हो सकती, इतना ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम वीक था। तो इस मतलब ये जो एंजाइम है एडीए एंजाइम, इस एंजाइम को पहले तो इंट्रोड्यूस कराया गया था लिम्फोसाइट के अंदर। किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर। बट लिम्फोसाइट के अंदर वो परमानेंट क्यूरेबल नहीं होता है, तो उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था पहले तो लिम्फोसाइट। अब परमानेंट क्यूरेबल लिम्फोसाइट के अंदर क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन होता है जिसकी वजह से वो परमानेंट क्यूरेबल नहीं होता है। फिर क्या किया गया, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस एंजाइम को इंट्रोड्यूस करा दिया गया बेबी के अंदर, जिसके लिए वो क्या है, परमानेंट क्यूरेबल है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी है किसी भी बेबी के अंदर, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर इस एंजाइम को इंट्रोड्यूस कराते हैं तब वो क्या होगा, उसके लिए परमानेंट क्यूरेबल होगा। मीन्स परमानेंट के लिए पूरी तरीके से क्योर होगा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बट अगर उसको लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो परमानेंट क्यूरेबल नहीं होता। ये था एडीए एंजाइम। एडीए एंजाइम क्या होता है, एडीए डिफिशियंसी क्या है, एडीए एंजाइम जो है एक प्रकार की एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम के लिए। अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर, तब क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होगा।
तो इस एंजाइम को इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो कि क्या होता है, परमानेंट के लिए क्यूरेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग। कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना। सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे ये डीएनए है, डीएनए की कहीं से भी रेप्लिकेशन नहीं होता, मीन्स डीएनए कहीं से भी रिप्लिकेट नहीं करने लगता है। उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उसका एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां से डीएनए का क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। ये नहीं जैसे ये डीएनए है तो ये नहीं जब मन किया यहाँ से रिप्लिकेट करने लगेगा, जब मन किया यहाँ से, जब मन किया यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका एक क्या होगा, एक एग्जैक्ट लोकेशन होगी जहां से डीएनए क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। तो जहां से डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, जहां से डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, दो बायोरिएक्टर के नाम बुक में दिए। बायोरिएक्टर का यूज क्यों किया था, बायोरिएक्टर के अंदर पीएच कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर सब्सटेंस की मिक्सिंग के लिए, मीन्स सब्सटेंस को मिक्स कराने के लिए बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है। मीन्स जब मेडिकल साइंस में किसी भी चीज़ की सिंथेसिस की जाती है, कोई भी चीज़ बनाया जाता है, तो अगर किसी सब्सटेंस को, बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स करना हुआ तो बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन, दो चीज इसमें आता है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग आने से पहले उसका क्या किया था, प्रॉपरली उसकी स्टडी की जाती है, प्रॉपरली देखा जाता है कि वो प्रॉपर सब्सटेंस के अंदर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, उसको सेपरेट किया जाता है। और फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मीन सब्सटेंस को फिल्टर करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या किया, अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है, सेपरेशन का यूज़ किया जाता है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में दो आते हैं, एक आता है सेपरेशन और एक क्या आता है, फिल्ट्रेशन। हर क्वेश्चन है Why are cattle and goat not seen to a browsing on the calotropis growing in the field? कैलोट्रोपिस कहीं भी ग्रो कर जाता है, बट उस पर कभी भी कोई भी कैटल या तो गोट जो है उसके ऊपर ब्राउजिंग नहीं करती, मीन्स उसको खाने की कोशिश नहीं करती। उसे खाती क्यों नहीं है, हमें इसके पीछे का रीज़न बताना है। आंसर क्या है, कैलोट्रोपिस प्लांट, जो कैलोट्रोपिस प्लांट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हाईली पॉइजनस कार्डिग्लाइकोसाइडेज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हाईली पॉइजनस कार्डिग्लाइकोसाइडेज प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उस पर कोई भी कैटल या गोट जो उसके ऊपर ग्रेज नहीं करती, मीन्स उस पर फीड नहीं करती, उसको खाती नहीं है। अगर वो उस पर फीड करेंगी, उसके खाने की कोशिश करेंगी, तब क्या होगा, उनका जो स्टमक होगा वो डैमेज हो जाएगा और उनका डाइजेशन प्रोसेस भी डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से कभी भी कोई कैटल या तो गोट जो है वो कैलोट्रोपिस पे फीड नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि कैलोट्रोपिस का प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, हाईली पॉइजनस कार्डिग्लाइकोसाइडेज प्रोड्यूस करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज अ यूरीथर्मल एंड अदर आर स्टेनोथर्मल। क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म को जो है यूरीथर्मल बोला जाता है और क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्टेनोहेलाइन होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्रीव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूरीथर्मल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर दे और उस टेम्परेचर पे मीन्स उस कंडीशन पे वो सर्वाइव कर सके, उसे कहते हैं यूरीथर्मल। दोज ऑर्गेनिज्म which are restricted to a narrow range of salinities are called stenohaline। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सॉल्टी एरिया में, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है उस एरिया में वो सर्वाइव नहीं करते, उसे कहते हैं स्टेनोहेलाइन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते और उस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव करे, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं यूरीहेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why are restriction in the nucleus known as a molecular seizures? क्यों रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस को जो है मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है? इसका आंसर है रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक लोकेशन हेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। इसी तरीके से सीजर से हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं
उस तरीके से ये जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये भी क्या करता है, जब रिप्लिकेशन होता है उस समय ये भी क्या करता है, डीएनए की कटिंग करता है कि स्पेसिफिक लोकेशन से ये डीएनए की क्या करता है, कटिंग करता है। इसी वजह से रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए की कटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कन्वेंशन यूज्ड फॉर नेमिंग सच एंजाइम। किस तरीके से एंजाइम की नेमिंग की जाती है, हमें वो नेमिंग का सीक्वेंस बताना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। सबसे पहला जो लेटर होता है वो उसको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। किससे आता है, प्रोकैरियोट से। दूसरा है, द सेकेंड एंड थर्ड लेटर कम फ्रॉम द नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ द सेल फ्रॉम वेयर इट ऑब्टेन। और सेकेंड और थर्ड लेटर किससे आता है, डिनोट करते हैं वो स्पीसीज कहाँ से ऑब्टेन की गई है, मीन्स वो स्पीसीज कहाँ से मिली है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, द फोर्थ लेटर कम फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। फोर्थ लेटर किससे आता है, जो प्रोकैरियोट से स्ट्रेन किया जाता है, मीन्स अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, द रोमन नंबर फॉलोइंग these four letters indicate the order in which enzymes were isolated from the strain of the bacteria। जैसे वो जो नंबरिंग लिखी रहती है, जैसे 13 लिख दिया, 14 लिख दिया, 15 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या है, ये रोमन है। क्या है, रोमन नंबर है। मीन्स उसको कब और किस समय बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, थर्ड नंबर पे किया गया था कि फोर्थ नंबर पे किया गया था कि 30 नंबर पे किया गया था कि 50 नंबर पे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, नंबरिंग की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में इकोराई है, इसको आइसोलेट किससे किया गया था, इचीरिया कोलाई से किया गया था। स्ट्रेन इसका क्या है, RY30 है, 13 है। द लेटर आर क्या है, ये जो आर लेटर ये क्या है, इसका स्ट्रेन है। और ये 13 क्या है, ये 13 नंबर है इसका, मतलब इस नंबर पे इकोलाई को क्या किया गया था, ऑब्टेन किया गया था। तो ये पूरे क्या थे, ये 4 पॉइंट हैं, ये मीन्स इसके कन्वेंशन है। इस तरीके से एंजाइम की क्या की जाती है, नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन प्रोवाइडिंग डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका हमें क्या बताना, फंक्शन बताना है कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं डिफेंस से। मीन्स जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसको किस तरीके से ये प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहला है हिस्टामाइन, इट कॉज रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द एलर्जेन। जब कोई भी एलर्जी होती है तो ये हिस्टामाइन क्या करता है, उसमें प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन, इट प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम अ वायरल इन्फेक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है, मीन्स जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुई है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसमें, वो उसको प्रिवेंट करता है ताकि कोई भी वायरल का इन्फेक्शन, मीन्स कोई भी वायरस उस जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुई, मीन्स इन्फेक्टेड नहीं हुई है, उसको खराब ना कर सके। द नेक्स्ट इज बी सेल, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन पैथोजन। बी सेल क्या करता है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है, किसी भी पैथोजन, मीन्स किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो ये क्या करने लगता है, ये तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है ताकि जो है हमारी बॉडी उस पैथोजन से फाइट कर सके। ये फंक्शंस थे कि ये तीनों जो है किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट इज लिस्ट द की रोल यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। की टूल्स के नाम बताने हैं, उस की टूल्स के नाम बताने हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। अब बुक में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि की टूल्स, ये की टूल्स हैं किसके, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस, या हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से की टूल्स हैं। की टूल्स इंक्लूड द रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ये हो गया की टूल्स, रिस्ट्रक्शन एंजाइम पॉलीमरेज हो गया, लाइगेज हो गया, क्लोनिंग वेक्टर हो गया और कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये 3-4 क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स होते हैं जिनका यूज करके क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट अकाउंट फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। एल नीनो इफेक्ट बहुत बार पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये बताना है कि एल नीनो इफेक्ट क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या करते जा रहा है, धीरे धीरे लॉस करते जा रहा है। पहले तो बात करते हैं कि एल नीनो इफेक्ट क्या होता है। एल नीनो इफेक्ट रिफर्स टू अ ऑड क्लाइमेटिक चेंज दैट अकर ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर।
मीन्स जो पहले टेम्परेचर था, ये जो पहले का इन्वायरमेंट की कंडीशन थी, टेम्परेचर के बढ़ने से, मतलब जब टेम्परेचर राइज हो गया, उसकी टेम्परेचर जब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, उसके बाद का जो क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ, टेम्परेचर के बढ़ने के बाद का जो क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते एल नीनो इफेक्ट बोलते। क्या बोलते हैं? एल नीनो इफेक्ट। मीन्स टेम्परेचर के बढ़ने से क्लाइमेटिक में क्या होगा, क्लाइमेट्स में क्या होगा, चेंजेस क्रिएट होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। अब ये क्या करता है? इट लेड टू अ इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो पोलर आइस कैप होंगी वो क्या होगी? धीरे धीरे मेल्ट होती जाएंगी। एज वेल एज द अदर स्नो कैप on the mountain like a Himalaya, which result to a rise in the sea level that cause a submerge many coastal area, causing the loss of biodiversity. जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जो स्पीसीज वाटर बॉडीज के अंदर सर्वाइव कर रही हैं, अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो स्पीसीज उसके अंदर है वो क्या हो जाएंगी? किल हो जाएंगी, मीन्स वो मर जाती हैं। ये क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। स्पीसीज के नंबर्स क्या होंगे? धीरे धीरे कम होते जाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। और क्या होगी? जो भी स्नो कैप होगी और जो आइस कैप होगी वो सब क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। उसके बाद इवन द वेरी हाई टेम्परेचर कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ दोज स्पीसीज विच कैन नॉट कोप विद इट। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, उन्हें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, मीन्स एल नीनो इफेक्ट से क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो जो स्पीसीज कम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रही थी, अब जब उनको टेम्परेचर हाई मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो वो स्पीसीज क्या होंगे? उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और उनकी डेथ हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी वो स्पीसीज, एक्सटेंशन हो जाएगा उस स्पीसीज का। तो ये क्या हो रहा है? इस तरीके से अगर एल नीनो इफेक्ट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारे चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो स्पीसीज के नंबर्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, और जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? पूरी तरीके से लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 मेजर दैट यू कैन बी इंडिविजुअल वुड टेक अ रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंट की पोल्यूशन को कम करने के लिए इंडिविजुअल कौन से 3 मेथड का यूज करें जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। सबसे पहला मेजर टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सबसे पहला है लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का जितना कम हो सके उतना कम यूज करना चाहिए, तब अपनी बायोडाइवर्सिटी को मीन्स अपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री। जितना हो सके उतना ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम एक पेड़ की कटिंग करें तो उसकी जगह पे बहुत सारे पेड़ की प्लांटिंग करनी चाहिए। द नेक्स्ट इज लेस और नो यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। या तो बहुत ही कम यूज़ करो, और बहुत ही इमरजेंसी तो ही यूज़ करना चाहिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का, या तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर हम ये 3 मेथड का यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी पूरी बायोडाइवर्सिटी को। एल नीनो इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। जितने भी चैप्टर्स टर्म 2 में पूछे जा रहे हैं उन सब में से कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।